हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल डॉक्टर डर नीट पर। आज है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। हमारा टारगेट रहेगा कि इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की कंसाइज थ्योरी कर लें, प्लस इसमें जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं पिछले 20 से 30 सालों में वो हम कवर कर लें। यदि थ्योरी ज़्यादा हो जाएगी, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो जो पीवाईक्यू का लेक्चर है वो अलग से डाल दूंगा सेकंड लेक्चर पे। इसके पीवाईक्यू आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या रहने वाला है कि नीट 2025 में आपका जो बायोलॉजी में स्कोर रहा है वो 350 प्लस रहे मिनिमम, कि आज 350 340 के आसपास जब स्कोर करेंगे तब जाकर आपकी एक अच्छी रैंक बन पाएगी नीट 2025 में। क्योंकि 24 का रिजल्ट इतना खतरनाक आया है कि आप बड़ा टारगेट रख के नहीं चलेंगे ना तो सिलेक्शन होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप कि आप बात को समझेंगे और वीडियो में बने रहेंगे। कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट देने की कोशिश करूंगा। इसमें एनसीईआरटी की वो सारी इंपॉर्टेंट लाइन में लेकर आया हूं जिनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है और पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो व्हाट इज लिविंग में हमें पढ़ना है लिविंग फीचर्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये हालांकि सिलेबस से हट चुके हैं लेकिन इनको एक बार देख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमें टेक्सोनॉमी पढ़ना है, सिस्टमैटिक्स पढ़ना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है। टेक्सोनॉमी में कौन कौन आता है सर? CICN, इसको याद करने की ट्रिक है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन आता है, फिर आइडेंटिफिकेशन आता है, फिर क्लासिफिकेशन आता है, फिर नोमेनक्लेचर आता है। इन चारों को बारी बारी से देखेंगे अपन। इसमें सिस्टमैटिक में क्या आता है? CICN तो आता ही है, साथ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी आते हैं एनिमल्स के बीच में, तो उसको सिस्टमैटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी देखेंगे। और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इसमें अपन टेक्सोनोमिक हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, इन सबको बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? हायरार्की को, किंग प्ले चेस ऑन द फील्ड ऑफ ग्रीन स्पाइसेस, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि एक राजा है जो कि ग्रीन स्पाइसेस, जो हरी मिर्चा के खेत है, वहां पर बैठकर चेस खेल रहा है। तो किंग प्ले चेस ऑन द फील्ड ऑफ ग्रीन स्पाइसेस, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा इतना किस तरह से मूव करने वाले हैं। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर पहला टॉपिक लिखा है व्हाट इज लिविंग। उसमें लिविंग फीचर्स हमने पढ़ना है। जो 4 लिविंग फीचर्स थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, उसमें पहला ये है ग्रोथ। ग्रोथ में एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी जीव ग्रो करते हैं। दूसरा जो पॉइंट लिखा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ जो है, अब चाहे आप इंक्रीज इन मास करो, इंक्रीज इन मास करो, या आप इंक्रीज इन नंबर करो, रिप्रोडक्शन करके आप अपना नंबर इंक्रीज करो, ये क्या है? ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है। दोनों को ही ग्रोथ के अंदर कंसीडर किया जाएगा, चाहे आपने अपना नंबर बढ़ाया हो, चाहे आपने अपना मास बढ़ाया हो। आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आई होगी। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि प्लांट ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, उसकी पूरी लाइफ स्पैन, पूरे 100 साल, 200 साल, 300 साल, जितना भी लाइफ स्पैन उसका होगा, थ्रू आउट लाइफ वो ग्रो करता जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। लेकिन एनिमल्स में क्या देखने को मिलता है कि जो हाइट है एक सर्टेन एज के पर आकर रुक जाती है, ठीक है। मान लो कि 20 साल अप्रोक्स देखी जाए तो 18 से 21 के बीच में उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि एक सर्टेन एज तक वो बढ़ रहा है, तो ये एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हाइल म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको समझते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि अपने आप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम हैं तो हमारी ग्रोथ, यानी कि चलो इसको समझ लेते हैं, ये रहे हम यहाँ 10 ईयर्स के थे, ठीक है। और हम कुछ सालों के बाद, लगभग 8 सालों के बाद 18 साल के हो गए, 18 ईयर्स के हो गए, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर क्या हुआ? ग्रोथ हुई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोड्यूस किया। तो हमने यहाँ से रिप्रोड्यूस के लिए एक तो फीमेल लगेगी, बिल्कुल लगेगी सर, ये फीमेल था, इससे हमारे बच्चे हो गए, ये छोटे छोटे, ये हमारे बच्चे हैं। तो क्या हुआ कि अब समझो इसको कि ग्रोथ यहाँ पर हुई एंड रिप्रोडक्शन यहाँ हुआ। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ चुकी है, हम प्यूबर्टी को पार कर चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, फिर हमारी शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, तो मतलब हमने रिप्रोडक्शन किया।
ग्रोथ रिप्रोडक्शन ये दोनों हुआ, लेकिन अलग अलग इवेंट है, एक दूसरे से लिंक नहीं है। लेकिन जब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, आई होप कि जैसे एग्जांपल समझ में आया होगा। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं कि मान लिया ये है अपना बैक्टीरिया, ठीक है। उसने लिखा है कि ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूसिव होते हैं, मतलब समाहित होते हैं। चाहे ग्रोथ करो चाहे रिप्रोडक्शन करो, बात एक ही होती है, ठीक है। हमने कहा भैया कि हमने देखा कि ये बैक्टीरिया की सेल थी, इसने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्शन करके इसने क्या किया कि एक सेल से 2 सेल बना ली, ठीक है। अब आपको पता है कि इंक्रीज इन नंबर, इसने असल में क्या किया, अपना नंबर इंक्रीज किया। यहाँ पर एक था, एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, ये एक मिनट रुको, यहाँ पर एक था, यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 2 हो गया, एक ये है एक ये है। तो इंक्रीज इन नंबर क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये उसने ग्रोथ भी की है, ग्रोथ के साथ साथ उसने रिप्रोडक्शन भी किया हुआ है। तो चाहे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप ग्रोथ करो या रिप्रोडक्शन बोलो, चाहे आप इसमें ग्रोथ बोलो या रिप्रोडक्शन बोलो, वो एक ही चीज़ होता है, 1 से 2 सेल बनना। चाहे उसको आप रिप्रोडक्शन बोल दो या ग्रोथ बोल दो, एक ही चीज़ है। तो एनसीईआरटी हमसे यही कहना चाहिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में या प्लांट्स में अपना एग्जाम्पल ले लें तो हम ग्रोथ अलग करते हैं, रिप्रोडक्शन अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन इन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब हम एक उसकी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, समाहित होते हैं। अब चाहे आप रिप्रोड्यूस करो तो भी उसको ग्रोथ कह सकते हैं आप, चाहे आप ग्रोथ करो तो उसको रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक सेल से 2 सेल बनाना है। अब चाहे इसको आप रिप्रोडक्शन बोल लो चाहे ग्रोथ बोल लो, ये इनकी मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि क्यों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक ही कहा जाता है, इसलिए इंक्लूसिव कहा जाता है, समाहित कहा जाता है कि आप रिप्रोड्यूस करोगे तो भी वो एक ही चीज़ है, एक सेल से 2 सेल बना रहे हो। और आप ग्रोथ कहना चाहोगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई तो अपनी कॉलोनीज बढ़ाता है, नंबर बढ़ाता है, तो नंबर रिप्रोडक्शन करके ही बढ़ाता है। तो ये इंक्लूसिव इवेंट्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो क्या है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, ठीक है। ये बहुत ईजी है। कैसे कि भैया आप कहीं कूड़ा फेंकते जा रहे हो तो आपने देखा होगा कूड़े का ढेर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है जब तक म्यूनसिपालिटी वाले उसको उठा के ना ले जाएं, तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ कहलाती है। आपने देखा होगा कहीं आपकी कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मान लो कार खड़ी हुई है, ये नॉन लिविंग है, इसके ऊपर धूल की बहुत दिन तक खड़ी रहे धूल में, तो धूल की लेयर चढ़ती जाती है, धूल की काफ़ी मोटी परत हो जाती है। ये क्या है, ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, बाहर से ग्रोथ हो रही है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, सही है। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, तो हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है ना, इनसाइड होती है। हम अंदर से मसल्स बना रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं या कुछ और भी कर रहे होते हैं, जो हमारी हाइट बढ़ रही होती है वो अंदर की ग्रोथ होती है, हमारी हड्डियां लंबी हो रही होती है, ना कि हम बाहर से खींच रहे होते हैं। बाहर से हमें कोई नहीं खींच रहा होता, वो ग्रोथ हमारी अंदर से होती है। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करो, जैसे कि हमारी कार है, उसमें क्या होता है, धूल चढ़ती जाती है, तो ये धूल जो है एक्सटर्नल ग्रोथ कर रही है, अंदर से कार बड़ी नहीं हो रही है। तो आई होप कि ये इजी था बहुत, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए नहीं रखा इस कैटेगरी में, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ शो कर रहा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक बाहर से ग्रोथ शो कर रहा है, इसलिए उसने इसको उस कैटेगरी में नहीं रखा। अब उसने एक लाइन और लिखी है, यदि ग्रोथ को लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक मानने के लिए, ग्रोथ को लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक मानने के लिए कंडीशंस एक्सप्लेन होना चाहिए। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि कंडीशंस को स्पेसिफाई करो, आप एक्सप्लेन करो कि किस कंडीशंस पे ग्रोथ को हम लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं। ये ग्रोथ अंदर से हो रही है या ग्रोथ बाहर से हो रही है, ये उसने कहा स्पेसिफाई कर दो। यदि आपने स्पेसिफाई करके कह दिया कि ग्रोथ अंदर से हो रही है तो हम मान लेंगे कि ये लिविंग सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक है। यदि आप कह रहे हो कि केवल ग्रोथ हो रही है, आपने नहीं बताया अंदर से हो रही है बाहर से हो रही है, तो हम इसको लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेंगे, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और एक लाइन लास्ट में और लिखी हुई एनसीईआरटी ने कि डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, जो सबको पता है यार, मरा हुआ कैसे ग्रो कर सकता है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए नहीं ली जा सकती क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो, ठीक है। और नॉन लिविंग की ग्रोथ आउटसाइड होगी और लिविंग की ग्रोथ इनसाइड होगी। आई होप कि ये मैंने लिखा है कहीं कि नहीं लिखा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, ठीक है। तो नॉन लिविंग की ग्रोथ क्या है, आउटसाइड है, और ग्रोथ इन लिविंग जो है वो इनसाइड है। तो ये आपको, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट को इसको हाईलाइट करूँ, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, कैसे ग्रो करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, ठीक है। ग्रोथ इन लिविंग देख लेते हैं, लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है, फ्रॉम इनसाइड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखने वाले कि नॉन लिविंग जो, एक्सट्रीमली सॉरी,
थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओके तो नॉन लिविंग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म ग्रो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, और जो लिविंग होते हैं फ्रॉम इनसाइड ग्रोथ शो करते हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अभी हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन का है, तो रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं। हालांकि रिप्रोडक्शन में अपन को दो प्रकार के रिप्रोडक्शन यहाँ बताए गए हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि हम रिप्रोडक्शन रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि हम उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिफर करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, मतलब अल्टीमेटली जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मतलब बहुत सारे बच्चे बनाने को रिप्रेजेंट करता है। और जो बच्चे बनेंगे 1 2 3 ये मोर और लेस, या तो ज़्यादा या कम, सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ये हमारी ही तरह बनेंगे। मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स का मतलब है ये हमसे मैच करेंगे, चाहे कम मैच करें चाहे ज़्यादा मैच करें, लेकिन सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स हमारी ही तरह दिखेंगे। मतलब हमारा बच्चा हाथी की तरह नहीं दिखेगा भाई। ये क्रॉस कराया तो इससे जो बेबी पैदा होगा तो ये ह्यूमन का बेबी ही देखेगा, ये हाथी का बेबी नहीं देखेगा। समझ रहे हो, ये ह्यूमन ही रहेगा, ये हाथी का बेबी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, जेनेटिक सिमिलैरिटीज के कारण ये ह्यूमन का बच्चा ही देखेगा, इंसान का बच्चा ही देखेगा। तो यही एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन का एक ही मतलब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, वो है अपने बच्चे पैदा करना। और बच्चे कैसे होंगे? बच्चे होंगे मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, अपने ही माता पिता की तरह दिखने में होंगे। ये उसके कहने का मतलब है। कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह, हाथी का हाथी की तरह, और इंसान का इंसान की तरह होगा। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होना, ए सेक्सुअल स्पोर, फंजाई। अच्छा, कौन सा स्पोर होता है फंजाई में? सेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया। कौन सी फंजाई में? ये एस्कोमाइसिडीज में होता है। यदि आप यहाँ पर आ जाएं कि फंजाई की बात हो रही है, तो फंजाई में एक होता है सर फाइको, दूसरा होता है एस्को, तीसरा होता है बेसिडियो, बेसिडियो के बाद होता है ड्यूटेरो। ठीक है, जो अपना फाइकोमाइसिडीज होता है उसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है उसको बोला जाता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियोस्पोर। एस्कोमाइसिडीज के एसेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया होता है। इसमें सेक्सुअल स्पोर बनते नहीं है बेसिडियोमाइसिडीज में। और जो ड्यूटेरोमाइसिडीज होता है इसका भी कॉनिडिया होता है। तो ये होगा इसके सेक्सुअल स्पोर, जिसके थ्रू फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। आई होप अपन देखेंगे कहाँ पर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अभी के लिए आपको यहाँ से क्या याद करना है कि एसेक्सुअल स्पोर जो है फंजाई में बनते हैं। मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बनाता है, जिससे फंजाई ग्रो करता है बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो होता है बडिंग। बडिंग क्या होता है सर? ये यीस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर फंगस है। ये कौन सी फंगस है? एस्कोमाइसिडीज है। और हाइड्रा जो है एक सीलेंट्रेट्स है। ठीक है, ये एनिमल्स है। तो इसमें क्या होता है? बडिंग। बडिंग क्या होता है कि छोटा पार्ट्स टूटना बॉडी से। मान लीजिए कि ये यीस्ट है, इसने छोटी सी बड बनाई, ये बड टूट गई और इसने फिर से ग्रो करके एक बड़ी यीस्ट बना ली। ठीक है, ये भी यीस्ट, ये भी यीस्ट, ये इसकी बड है। बड टूट के बड़ी ग्रोथ कर ली। इस प्रकार से हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। हाइड्रा का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसने कुछ बड बनाई, बड टूट गई, फिर इसने ग्रो करके वापस से ये एक हाइड्रा बना दिया। तो ये होती है बडिंग। ठीक है, ट्रू रीजनरेशन की पावर किसमें होती है? प्लेनेरिया। ये कौन सा है? प्लेटीहेलमिंथिस का बंदा है प्लेनेरिया, फ्लैट बम प्लेटीहेलमिंथिस। ये अपन पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया में। इसके पास ट्रू रीजनरेशन की पावर होती है। क्या पावर होती है? मान लो ये प्लेनेरिया है, इसके अपन ने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब इसका हर एक टुकड़ा मान लो 1 2 3 4 5 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो मान लिया कि अपन ने तीसरा टुकड़ा उठाया, तो ये पूरा तीसरा टुकड़ा एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, ये जो टुकड़ा है ये ग्रो करके फिर से 5 सेगमेंट्स वाला एक प्लेनेरिया बना देगा। ये होता है ट्रू रीजनरेशन की पावर, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। चौथा जो लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन। सर फ्रेगमेंटेशन होता है बड़े लोगों में पाया जाता है। जैसे फंजाई, ये बड़ा लोग है। फिलामेंटस एल्गी, यदि उसने फिलामेंटस एल्गी बोल दिया तो मल्टी सेलुलर एल्गी है, और उसमें क्या पाया जाता है? फ्रेगमेंटेशन। और प्रोटोनेमा मॉस। मॉसेस कब पढ़ेंगे? ये ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ब्रायो में क्या आता है? मॉसेस आते हैं और लिवरवर्ट्स आते हैं। लिवरवर्ट्स का एग्जांपल है मार्केंसिया। मॉसेस का है फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेगनम। फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेगनम। एफपीएस, फ्रेम पर सेकंड होता है ना, एफपीएस, उसी तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, वो अपन देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अभी अपन को यहाँ पर याद क्या करना है कि फ्रेगमेंटेशन और बडिंग में क्या डिफरेंस होता है? बडिंग में एक बॉडी होती है, 100% की बॉडी थी, मतलब बॉडी का 10% पार्ट टूट कर अलग हुआ और इसने फिर से ग्रो करके 100% पार्ट्स बना दिया। तो ये क्या हुआ? ये हुई बडिंग। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी थी,
100% की, उसका कितना पार्ट्स अलग होगा, तकरीबन 30 से 40% पार्ट, मतलब कुछ बड़ा पार्ट्स अलग होगा। और ये जाकर फिर ये 30 से जो 40% पार्ट है ये वापस से 100% पार्ट बना देगा। ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। मतलब फ्रेगमेंट एक बड़ा पार्ट बॉडी से टूट कर अलग हुआ है, बटिंग मतलब एक छोटा पार्ट बॉडी से टूट कर अलग हुआ है। जब बड़ा पार्ट टूट कर बॉडी से अलग हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है बड़े लोगों में पाया जाएगा। बड़े लोग जैसे कि मल्टीसेलुलर लोग, फंजाई और फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनम ऑफ मॉस, ये सारे ही मल्टीसेलुलर होते हैं। बटिंग छोटे लोगों में होती है। यीस्ट छोटा है, यूनिसेलुलर है। हाइड्रा भी मल्टीसेलुलर होता है लेकिन उतना बड़ा नहीं होता जितनी इतनी फंजाई ग्रो कर जाती है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अपन पांचवा, फिजन। फिजन किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया की एक सेल होती है, ये बीच में से डिवाइड करती है और एक सेल से क्या बन जाती है, 2 सेल। यही इसकी ग्रोथ है, यही इसका रिप्रोडक्शन है। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो पीछे मैं समझा चुका हूँ। तो ये होता है फिजन, एक सेल का बीच में से टूटकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाना। ये इक्वल साइज की सेल्स बनती हैं दोनों। ठीक है, ये समझ में आया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारी बारी से एक एक को डिटेल में समझा दिया है। अब देखते हैं अपन, ये जो नोट्स है ना, ये बहुत कंसाइज नोट्स है। एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट्स हैं ये नोट्स नहीं है, ये एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट्स हैं। जिसको ये मिल गए इसके थ्रू जिसने रिवाइज कर लिया भाई, उसका 350 प्लस कहीं नहीं गया। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया और अमीबा, इस तीनों क्या है, यूनिसेलुलर है, एक कोश की है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यार ये तो पहले हो चुकी बात कि चाहे आप रिप्रोडक्शन करो, चाहे आप रिप्रोड्यूस करो, चाहे ग्रोथ करो, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, उनका एक ही उद्देश्य है, चाहे ग्रोथ करना चाहे रिप्रोड्यूस करना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मैं थोड़ी आपको पीछे लेके चलता हूं, जहां मैंने आपको समझाई थी बात कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी लाइन का एक्सप्लेनेशन आगे है कि इंक्लूसिव क्यों होते हैं, समाहित क्यों होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लिया कि ये है अपना यूनिसेलुलर एल्गी, एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ये क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है। मैंने पहले बैक्टीरिया के एग्जांपल समझाया था, फिर से आपको एक एल्गी के एग्जांपल से समझा देता हूं। अब इसने ग्रोथ शो की। ठीक है, ग्रोथ में ये क्या करता है, इसकी ग्रोथ एक सेल से 2 सेल बन जाती है, यही इसकी ग्रोथ है। ये सेल खुद बहुत बड़ी सेल नहीं करेगा, मतलब कि लगातार बड़ा होता जा रहा है, ये इसका ग्रोथ का पैटर्न नहीं है। इसका ग्रोथ का पैटर्न क्या है, एक सेल से 2 सेल करना, और यही इसका रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसलिए उसने क्या कहा है कि इंक्लूसिव इवेंट्स है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे इसने क्या बोला है एनसीईआरटी ने कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। सिनोनिमस मत, चाहे आप रिप्रोडक्शन करो चाहे ग्रोथ करो, वो एक ही चीज़ है। तो मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी समझा रहा हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है तो वही उसका रिप्रोडक्शन है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो वही उसकी ग्रोथ है, एक दूसरे के सिनोनिमस है। तो उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, अल्टीमेट उद्देश्य उनका है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये है उनका अल्टीमेट उद्देश्य। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी लाइन थी। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओहो, अल्टीमेटली हम एनसीईआरटी हमें समझाना क्या चाह रही है कि जो लिविंग के फीचर्स हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म, तो इनमें से कौन से जो फीचर्स हैं उनको अपन डिफाइनिंग फीचर्स माने, कौन सा डिफाइनिंग फीचर्स नहीं माने। तो ये ऊपर के जो फीचर्स हैं डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होते हैं, ये तो फीचर्स डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होते। जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी जीव है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ग्रोथ सभी रिप्रोडक्शन में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जो ग्रोथ होती है वो प्रेजेंट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर जाता है, इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर्स नहीं ले सकते। और उसी के बाद अपन बात करें मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म की यदि हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म में कोई नॉन लिविंग मेटाबोलाइज नहीं करता, तो नॉन लिविंग से अलग हो गया। और जितने भी लिविंग होते हैं, ऑल लिविंग, चाहे वो रिप्रोड्यूस करे ना करे, यदि वो लिविंग है तो वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। उसी प्रकार से कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग कॉन्शियसनेस नहीं शो करता, लेकिन जितने भी लिविंग होते हैं वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं, चाहे वो ग्रोथ करें या ना करें, चाहे वो रिप्रोडक्शन करें या ना करें। ठीक है, आई होप कि ये यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो इस वाली लाइन को पढ़ लेते हैं कि मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जिसमें म्यूल्स आते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज आती हैं और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं। इसलिए अपन रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते, क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी इन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल इंक्लूसिव नहीं है, ये सभी में पाया जाने वाला नहीं है। और एक लाइन एनसीईआरटी ने और लिखी है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अपन को कैच क्या पकड़ना है, कैच ये पकड़ना है कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि ग्रोथ थी, पहले हमने ग्रोथ पकड़ा, ग्रोथ में दिक्कत क्या निकल कर आई, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बन सकी, उसका रीजन ये था कि नॉन लिविंग ग्रोथ शो कर रहा था।
नॉन लिविंग ग्रोथ शो कर रहा था, लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा था। अब दोनों ग्रोथ शो कर रहे थे तो इसलिए हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। पहली ये ग्रोथ पढ़ ली अपन ने, ये नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसको एक बिग क्रॉस मिल चुका है। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है अपन को कि देख लेते हैं नॉन लिविंग में क्या शो हो रहा है और लिविंग में क्या शो हो रहा है। लिविंग की जगह अपन यहाँ पे लिखेंगे आल लिविंग। एक मिनट, यहाँ पर लिविंग की जगह क्या लिखेंगे अपन? आल लिविंग। क्या सभी लिविंग में ये चीज़ पाई जा रही है? वो भी तो बड़ी बात है। अगर सभी लिविंग में वो चीज़ पाई नहीं जा रही तो उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर ले ही नहीं सकते हम। डिफाइनिंग कैरेक्टर तभी होगा जो सभी लिविंग्स में पाया जा रहा होगा। अब रिप्रोडक्शन की बात की तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, तो ये तो इसको बिग क्रॉस मिल गया एक। अब ऑल लिविंग में पाया जाता है प्रोडक्शन, ये भी एक बिग क्रॉस मिल गया, तो इसको डिफाइनिंग वैसे ही नहीं लिया जा सकता। ठीक है, डिफाइनिंग होने के लिए नॉन लिविंग में क्रॉस आना चाहिए और लिविंग में राइट का मार्क आना चाहिए। लिविंग में सारी चीज़ें होनी चाहिए और नॉन लिविंग में वो चीज़ होना ही नहीं चाहिए, तब जाके वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी अपन अभी आगे पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं उसके बाद कि रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में क्यों नहीं आ पाए, तो उसकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं आ पाए। ठीक है, अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर है मेटाबॉलिज्म। इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, क्या ये डिफाइनिंग में आएगी या नहीं आएगी उसको भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा आ जाओ भैया। मेटाबॉलिज्म में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो असल में मेटाबॉलिज्म होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं उन सब का जोड़ या सम टोटल जो करेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। अब ये निर्माणकारी भी हो सकता है, मतलब सिंथेसिस करने वाली भी प्रोसेस हो सकती है और ब्रेक डाउन वाली भी हो सकती है। जो सिंथेसिस करने वाली प्रोसेस होती है उनको एनाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं और जो ब्रेक डाउन करने वाली रिएक्शंस होती है उनको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में इनको विघटनकारी बोलते हैं, विघटनकारी प्रक्रियाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी ऐसा नॉन लिविंग हमें देखने को आज तक नहीं मिला है जिसमें मेटाबॉलिज्म पाई जा रही हो। ऑब्वियस सी बात है यार, वो खाता पीता नहीं है तो उसमें मेटाबॉलिज्म कहाँ से आएगा? जब जो खाएगा पिएगा उसी में मेटाबॉलिज्म चलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में को लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम बट दिस टाइप ऑफ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या है कि उसने कहा कि भाई साहब मेटाबॉलिज्म जो होता है या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है लिविंग के अंदर तो चलती हैं, लेकिन इनको अपन बॉडी की आउटसाइड भी टेस्ट ट्यूब में इनको परफॉर्म करा सकते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है जो टेस्ट ट्यूब में बेबी बन रहा होता है। समझ रहे हो? टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चल रहा है, ये बॉडी के बाहर है पूरी रिएक्शन। लेबोरेटरी में ये रिएक्शन चल रही है जिसमें एक मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है जिसके थ्रू हम बेबी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको ना ही एनसीईआरटी ने लिविंग माना है ना ही नॉन लिविंग माना है, इसको बीच में रखा है। फिर उसने एनसीईआरटी ने अगले पॉइंट में क्या बोला है, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। एनसीईआरटी ने इसको दर्जा दिया हुआ है कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जा रहे हैं उन सभी में पाई जाएगी और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाई जाएगी। रही बात टेस्ट ट्यूब की, तो टेस्ट ट्यूब को उसने ना ही लिविंग में माना है ना ही नॉन लिविंग में माना है, उसको बीच की कैटेगरी में इसने रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में उसने क्या बोला है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, जो लेबोरेटरी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। इसको हम लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे, ये कोई जीवित चीज नहीं है, ये एक जीवित चीज नहीं है, ये एक लिविंग रिएक्शन है ओनली। ये क्या है? ओनली ए लिविंग रिएक्शन। तो इसके दिमाग में रखना कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो असल में लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, याद कैसे करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन चल रही है इन विट्रो में वो असल में एक लिविंग रिएक्शन है, कोई लिविंग चीज नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, ये कोई लिविंग बच्चा नहीं है, केवल ये रिएक्शन है। ये बच्चा तभी बनेगा जब ये माँ की कोख में जाएगा। जब तक इसको माँ की कोख में इम्प्लांट नहीं किया जाएगा तो यहाँ से ये बच्चा नहीं बन सकता टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब से बाहर के एनवायरनमेंट में बेबी ग्रो नहीं हो सकता। अभी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है कि ह्यूमन की बॉडी के बाहर ही बेबी को डेवलप कर लिया जाए। अभी तक ऐसा कुछ मेरी नज़र में तो नहीं आया है। अब नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, ये भी उसने बता दिया कि दो चीज़ अपन को यहाँ से याद रखनी है कि एक तो मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेल जो बॉडी हमारी बनी होती है डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, उनके पूरा ऑर्गेनाइज एक नेटवर्क होता है जो जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, तो वो भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। तो दो चीज़ें अपने दिमाग में, दो लाइनें जो येलो कलर से लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनको मैं लिख भी देता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि नहीं है, तो यस लगाना है यहाँ पर, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको भी यस लगाना है। तो ऑप्शंस में ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, तो
उस हिसाब से आप कर लेंगे। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा मेटाबॉलिज्म का। इसको एक दर्जा मिल चुका है किसका, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, और नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब एक प्रकार का सेंस करना एनवायरनमेंट को। एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में कि ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स में अपने आप को गिन लिया करो, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया का इमेजिन कर लिया करो, ये बैक्टीरिया की बात हो रही है। ठीक है, कैन सेंस रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट क्यूज। ठीक है, अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट एनसीईआरटी में लाने के फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मान लो प्रकाश का समय, जितना लंबा दिन छोटा दिन ऐसा होता नहीं है, जितना लंबा दिन होगा या जितनी लंबी रात होगी उसी हिसाब से फोटो पीरियड डिसाइड होता है। तो जितना लंबा दिन होगा उतना ज़्यादा फोटो पीरियड, जितना छोटा दिन होगा उतना छोटा फोटो पीरियड। आपने शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट या डे न्यूट्रल प्लांट्स पढ़े होंगे। तो ये शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते थे, हालांकि सिलेबस से हट चुके हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट जो फ्लावरिंग करते थे वो शॉर्ट डे में करते थे, मतलब इनको बहुत कम लाइट में ये फ्लावरिंग करते थे। ज़्यादा इनको लाइट दोगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। और लॉन्ग डे प्लांट्स को भारी मात्रा में लाइट चाहिए रहती थी भैया, 14-15 घंटे लाइट चाहिए रहती, तब जाकर ये क्या करते थे, फ्लावरिंग करते थे। तो इस प्रकार से फोटो पीरियड्स क्या करता था, प्लांट्स में और एनिमल्स में अफेक्ट करता था फ्लावरिंग को और रिप्रोडक्शन को। ऑब्वियसली बात है, फ्लावरिंग ही रिप्रोडक्शन है या उसके इसका प्लांट्स में। जब तक फ्लावर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, पिस्टिल नहीं होगा, पिस्टिल नहीं होगा, स्टेमिन नहीं होगा, स्टेमिन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है। तो रिप्रोडक्शन फ्लावर में क्या, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन किसका है, फ्लावर का। तो फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में समझ लेते हैं भाई, प्लांट्स मैंने आपको समझा दिया किस तरह से शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। इनको डिफरेंट डे लेंथ की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग करने के लिए। उसी प्रकार से एनिमल्स होते हैं। आपने देखा होगा जो ईस्ट्रस साइकिल, हमारे में क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले क्या करते हैं, तो 24 घंटे 24/7 ये कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं भाई। इनको कोई सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने तो भैया एसी लगा रखी है, क्या कर रखा है इन्होंने, एसी लगा रखी है। अब ये कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इनको बाहर के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर आप डॉग की बात करें, कैट की बात करें और अदर मैमल्स हो गए जैसे कि अपना काऊ की बात करें, तो ये लोग सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। कि आपने देखा होगा कि डॉग्स में एक पर्टिकुलर सीजन्स में, मुझे सीजन्स एग्जैक्ट याद नहीं है, स्प्रिंग में जब भी करते हो तो ये स्प्रिंग में बेबी देते होंगे या विंटर्स के आसपास ये बेबी देते हैं। तो उनका एक सीजन्स होता है कि भैया अब सर्दी आ गई है या डे की लेंथ कम हो गई है, अब सूरज कम निकल रहा है तो रिप्रोड्यूस कर लो, सूरज की रोशनी उतनी नहीं पड़ रही है तो अब रिप्रोड्यूस कर लेते हैं ये और बेबी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो उनको डे की लेंथ से फर्क पड़ता है, फोटो के पीरियड जो होता है ना, सनलाइट, उससे फर्क पड़ता है इनको। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो फोटो पीरियड है वो प्लांट्स में भी एज वेल एज एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको समझना है वो है ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। ठीक है यार, जो भी हम खा रहे हैं उसको अब हैंडल तो कर ही सकते हैं। और कैटल्स भी घास ही खाते हैं, कोई कैटल्स जाके अपना सोना चांदी तो खा नहीं रहा है या पत्थर को तो खा नहीं रहा है। तो ये केमिकल्स तो हम हैंडल कर सकते हैं, ये लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में पॉइंट है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग व्हाइल ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ये क्या मतलब है कि अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आसपास का जो सराउंडिंग है, वातावरण है, टेम्परेचर हो गई, वाइंड हो गई और क्या कह लो फूड, आसपास क्या फूड प्रेजेंट है उसके लिए अवेयर होता है। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या क्या विपदाएं हैं एनवायरनमेंट में उसके लिए अवेयर होता है। लेकिन जो ह्यूमन होता है वो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ होता है भाई। अपने एनवायरनमेंट के लिए तो अवेयर रहता है कि भाई साहब वातावरण में क्या क्या चल रहा है, उसके साथ साथ ये अपने लिए भी अवेयर होता है कि अपनी फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, सबके लिए अवेयर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक शेर है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ पर एक शेर है, ये एक लाइन है, एक मिनट रुको, ये लाइन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये ह्यूमन है। ठीक है, अब लाइन के लिए क्या है कि लाइन के सारे बहुत सारे इसके सामने जानवर हैं, तो वो किसी एक हिरन को टारगेट करेगा, उसको किल करेगा। ये सारे हिरन उसको नहीं मारेगा, ठीक है, ये सारे जीवित रहेंगे, इसको किल करेगा, अपना पेट भरेगा, जब उसको भूख लगी फिर दोबारा अटैक करेगा। इस कैरेक्टर को क्या बोला जाता है कि जो प्रीडेटर होता है प्रूडेंट होता है। प्रीडेटर इज प्रूडेंट, मतलब कि सारे ऑर्गेनिज्म को या सारे जो अपना वो खाना है उनको एक बार में खत्म नहीं कर देगा, वो धीरे धीरे करके खाएगा जब उसको भूख लगेगी, क्योंकि उसको पता है सारा हम खा गए उसके बाद हमें भी मरना हमारा तय है, क्योंकि हमारे पास भोजन नहीं है। लेकिन ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन को आप दे दो पूरी दुनिया की दौलत, ठीक है, ये डॉलर दे दिया आपने तो ये सारा माल रख लेगा भाई। अब दुनिया चले ना चले, इकोनॉमी बैठे या ना बैठे, उसको उससे मतलब नहीं है, वो सारी दौलत अपने पास रख लेगा भाई, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अपने फ्यूचर के लिए अवेयर होगा, ठीक है, अपने बच्चों के लिए अवेयर होगा ह्यूमन,
ठीक है, अपनी आने वाला भविष्य जो है उसको सोचेगा, पैसा बचा कर रखेगा, खाना बचा कर रखेगा, कपड़े जोड़ कर रखेगा। लेकिन असल में होता क्या है कि ना ये अपना क्लॉथ्स के लिए सोच रहा है, बच्चों के कपड़े लत्तों के लिए, ना ये पैसों के बारे में सोच रहा है, ना ये स्कूल्स के बारे में सोच रहा है, ना ये बिल्डिंग्स के बारे में सोच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन क्या करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। क्या वो पहनेगा, क्या वो खाएगा, क्या उसके पास पैसे होंगे फ्यूचर में, कितना वो कमाएगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस में ये आता है कि अपने बारे में अवेयर रहना, अपने बारे में सोचना कि फ्यूचर उसका कैसा होने वाला है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। आई होप कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देयरफॉर कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग क्यों कहा गया भैया? इसलिए कहा गया कि कोई नॉन लिविंग है, उसने कॉन्शियसनेस शो की नहीं की। ठीक है भैया, हम एक टेस्ट में पास हो गए। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस पाई जाती है। हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस पाई जाती है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो भी कॉन्शियस होता है अपने एनवायरनमेंट को लेकर, चाहे एक ह्यूमन हो, वो भी कॉन्शियस होता है अपने एनवायरनमेंट को लेकर। लेकिन सेल्फ कॉन्शियस की बात कीजिए तो वो केवल कौन होता है? ह्यूमन। सेल्फ कॉन्शियस की प्रॉपर्टी केवल सिर्फ किस में पाई जाती है? सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, हम में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल्स। इसमें क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी हमसे कि मान लिया कि ये टिश्यू है, दिस वन इज टिश्यू। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये एक टिश्यू है, ये उसकी सेल्स हैं। ठीक है, ये उसकी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है वो इन सेल्स में नहीं है। मान लिया कि 6-7-8 सेल्स हैं, तो एक इंडिविजुअल सेल्स में टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब ये सेल साथ मिलकर काम करेंगे, कोई ने कुछ किया, किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ किया, तो ओवरऑल जो इनका आउटपुट निकलेगा वो एक टिश्यू की प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी यही कहना चाह रही है कि जो इन सेल्स के काम करने से जो आउटपुट निकलेगा वो एक टिश्यू की प्रॉपर्टी होगी। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने सेम कंसेप्ट किसके लिए बोला है? सेल ऑर्गेनल्स के लिए। इसको समझ लेते हैं। मान लिया कि ये सेल है, इसके अंदर पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऐसे ही होता है। सुसेप, हॉर्स सुसेप माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसका डायग्राम है। इसमें क्या क्या है? इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर कार्ब्स भी है, इसके अंदर लिपिड्स भी हैं। ठीक है, उसने एनसीईआरटी ने क्या बोला हमसे कि मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट, ये इन सब चीज़ों से मिलकर ये माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं पाई जाती। ठीक है, प्रोटीन की प्रॉपर्टी अलग है, कार्बोहाइड्रेट्स की अलग है, फैट की अलग है। ठीक है, जब ये साथ मिलकर काम करते हैं, साथ मिलकर एक साथ आते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी ने मेम्ब्रेन बनाई, किसी ने कुछ और कंपोनेंट बनाया, किसी ने कुछ और बनाया, अंदर की मेम्ब्रेन, बाहर की मेम्ब्रेन, किसी ने साइटोप्लाज्म में कुछ और ऑर्गेनल्स बनाए। ठीक है, इसके अंदर आरएनए भी होता है, 70s आरएनए पाया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मिलकर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी कब निकल कर आती है? जब तीनों मिलकर साथ काम करते हैं। ठीक है, साथ काम करते हैं, तब जाकर माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी निकल कर आती है। लेकिन इन जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो यही एनसीईआरटी ने हमसे बोला है कि क्या बोला यहाँ से? प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल। बिल्कुल, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन जब करेंगे उससे जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वही जो प्रॉपर्टी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की या सेलुलर ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसका मतलब क्या है सर? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अब क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब अपने नंबर बढ़ा सकता है। मतलब एक था, 1 से 2 होके जाएगा। ये 1 से 2 कैसे होगा? मतलब जैसे हम हैं तो हम ये शादी के थ्रू हो सकते हैं, बैक्टीरिया है तो अपनी ग्रोथ करके 1 सेल से 2 सेल बना सकता है। तो अल्टीमेट लिविंग ऑर्गेनिज्म का उद्देश्य क्या है, केंद्र बिंदु क्या है कि अपनी संतान को छोड़कर जाना है, अपनी जेनेटिक्स को आगे बढ़ाना है। ये मेन उद्देश्य है जीवन का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, इवॉल्विंग, वातावरण के साथ अपने आप को चेंज कर सकता है, और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, इसका सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम होता है जो कि एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई है उसके प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए सक्षम होता है। तो ये एनसीईआरटी ने हमसे कहा है। नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इसमें यार सीधी सीधी बात है, एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। अच्छा, ये एक ह्यूमन है, ये मान लो कि एक डॉग है, और एक ये ह्यूमन है।
तो ये तीनों लोग, आप बैक्टीरिया की बात करो बहुत छोटा है, डॉग या ह्यूमन, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं सर, ये शेयर कर रहे हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल। यानी कि आप जब जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करोगे कि मान लिया कि आपने इसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उठाया, उसमें क्या पाया जा रहा है, मान ली बैक्टीरिया का डीएनए उठाया, यही होता है जेनेटिक मटेरियल। इसमें एडेनिन भी पाया जा रहा है, ग्वानिन भी पाया जा रहा है, थाइमिन भी पाया जा रहा है और साइटोसिन भी पाया, ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, यही डॉग में पाया जा रहा है, यही ह्यूमन में पाया जा रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल वेरिंग डिग्रीज पर सेम कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, बट टू वेरिंग डिग्रीज अलग अलग हैं। अल्टीमेटली देखोगे तो आउटपुट सबके जेनेटिक मटेरियल का अलग अलग आएगा। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल डॉग प्रोड्यूस करेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल अगेन बैक्टीरिया ही बनाएगा, ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन ही बनाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर एक लिखा हुआ है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ चुका है अब, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें अपन को क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक में लिखे हुए हैं, उनको देखते हैं। ये पहला पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है कि डाइवर्सिटी रिफर्स द नंबर एंड टाइप, एक मिनट, डाइवर्सिटी रिफर्स द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अच्छा, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जो हमारी दुनिया है, हमारी अर्थ है, इसमें कितने प्रकार के जानवर पाए जा रहे हैं, उनका नंबर क्या है, उनकी स्पीसीज क्या है और कितनी टाइप की स्पीसीज पाई जा रही है, वो है बायोडाइवर्सिटी। अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज के लेवल पर डील करता है, कितनी टाइप की स्पीसीज पाई जा रही हैं। एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है कि स्पीसीज जो है वो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन है। तो इनको अपन अच्छे से याद रखेंगे। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। तो अल्टीमेटली हिंदी में बात करें तो ये 17 लाख से लेकर 18 लाख की बात हो रही है। हमारी दुनिया में 17 लाख से लेकर 18 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं। स्पीसीज का नंबर है, ये इंडिविजुअल का नंबर नहीं है, ये स्पीसीज का नंबर है। ये होती है बायोडाइवर्सिटी, कितने अधिक मात्रा में, कितनी अधिक स्पीसीज हमारी अर्थ में पाई जा रही है। ठीक है, पहला टॉपिक इसमें लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को याद करने की ट्रिक क्या है, इसमें कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं, तो CICN से याद करेंगे इसको। पहला है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन और चौथा है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, दीज प्रोसेस आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ये चार जो प्रोसेस हैं ये क्या है, बेसिक टू टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी का बेसिक क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, जनरली डिस्क्राइब कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले अपन ने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर दिया, भैया 2 कान है, आंख है, नाक है, पूंछ है, ठीक है, 4 पैर है, इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया। तो ये कैरेक्टराइजेशन हो गया। जो पहले से अपने पास कैरेक्टर्स उपलब्ध थे उनसे मैच कराएंगे कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कब कराएंगे, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड असाइनिंग अ करेक्ट रैंक और पोजीशन। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, आपने हमें कैरेक्टर बताया कि भाई साहब हमें ऐसा ऐसा जानवर जंगल में दिखा, आप जंगल घूमने गए, आपको इस आपने फीचर्स बताए कि भाई साहब उसके, फॉर एग्जांपल अपन किसी पर्टिकुलर उसको देख लेते हैं कि मान लो आपको दिखा जंगल में शेर। ठीक है, आपने देखा शेर के कैनाइन देखे, आपने कहा 4 से 5 6-7 सेंटीमीटर लंबे कैनाइन हैं, गर्दन के चारों तरफ फर वाले बाल हैं उसके, और पूंछ भी है, और उसका साइज बताया इतना इतना, 4 पैर भी हैं, बड़ा सा मुंह है, ठीक है, खूंखार है दिखने में, ये सब बताया। आपने कैरेक्टराइजेशन कर दिया, उसके कैरेक्टर्स बता दिए। फिर आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, जो पहले से डिस्कवर्ड कैरेक्टर्स थे हमारे पास, हमने उनसे मैच किया कि ये पहले जानवर हम पहले इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पहले इसको पकड़ चुके हैं, या ये नया जानवर है कोई। तो आपने देखा कि हम पहले से पकड़ चुके हैं, ये हमारी लिस्ट में पहले से था, ये कैरेक्टर्स हमारे मैच कर गए, जो भी आपने कैरेक्टर बताया वो मैच कर गए। तो वही आइडेंटिफिकेशन होता है कि रिकॉग्निशन ऑफ एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, असाइनिंग अ करेक्ट रैंक एंड पोजीशन। ठीक है, अब पहले से डिस्कवर होगा तो उसकी पोजीशन और रैंक पहले से डिसाइड होगी। यदि नया कोई जीव जंतु होगा तो उसकी पोजीशन या रैंक हम नहीं बनाएंगे कि भैया एक नया कोई स्पीसीज का बंदा मिला है, उसको अलग रैंक या पोजीशन मिलेगी। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कैरेक्टराइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। फिर उस ऑर्गेनिज्म जो हमें पता है उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में डालेंगे बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उसकी कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं जो बाहर से देखने में समझ में आ जाते हैं, उनके आधार पर उसको हम कन्वीनियंट कैटेगरीज पे रखेंगे। और लास्ट जो स्टेप होता है टैक्सोनॉमी का, वो होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। आप रसिया के साइंटिस्ट उस ऑर्गेनिज्म किसी और नाम से बुला रहे हैं, इंडिया के साइंटिस्ट उस ऑर्गेनिज्म को किसी और नाम से बुला रहे हैं, यूएस के साइंटिस्ट इस ऑर्गेनिज्म को किसी और नाम से बुला रहे हैं। तो ये नहीं होने दिया। पूरी दुनिया ने मिलकर एक नॉमेनक्लेचर के लिए एक संस्था बनाई और उसने डिसाइड करेगी वो कि
कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक ही नाम होगा। तो वही एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम रहे और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक ही नाम से जाना जाए। आई होप कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। नोमेनक्लेचर क्यों किया गया था, इसकी अलग अलग संस्थाएं बनाई गई थी, आईसीबीएन और आईसीजेडएन, वो भी देख लेते हैं। जैसे आईसीबीएन लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर फॉर आता है, यहाँ पर ऑफ आता है। ये बारीक डिटेल भी देख लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से एनटी वाले अभी पेपर बना रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पर भी खेल कर सकते हैं। तो फॉर कैसे याद रखेंगे, ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये प्लांट्स के लिए होता है, तो प्लांट्स होते हैं बड़े, फार या फॉर उस हिसाब से याद कर लेंगे। ये फॉर हो गया, क्योंकि प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, तो इनमें ऑफ आता है। फॉर में 3 लेटर है तो ये बड़ा हुआ, ऑफ में 2 ही लेटर है तो ये छोटा हुआ। इस हिसाब से रिजेम्बलेंस करके आप याद कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कैरोलस लीनियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसको इंपॉर्टेंट में लिखना चाहूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लगातार कई वर्षों में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, चारों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझते हैं। पहला रूल्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। किसमें है, लैटिन मैंने हाईलाइट कर रखा है, और रिटन इन इटैलिक्स। तो इसको एज सच आपको लाइन रटनी है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए। जनरली लैटिन में होते हैं, जब लिखे जाते हैं तो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इटैलिक्स क्या होते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखना, ये इटैलिक्स कहलाती है, थोड़ा सा टिल्ट करके। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ओरिजिन। तो ये भी लाइन आपको रटी हुई होना चाहिए कि दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस। तो पहला वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम का होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड जो नेम होता है बायोलॉजिकल नेम, वो कंपोनेंट क्या है, डिनोट्स करता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स करेगा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, और फर्स्ट वर्ड जो होगा बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा जीनस को। ठीक है, तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हेन हैंड रिटन। जब हम हाथ से लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम को तो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। जैसे यदि मैंने इसको हाथ से लिखा होता तो इसको सेपरेटली ऐसे मैंने अंडरलाइन किया होता अलग अलग, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जब आपको प्रिंट करोगे तो उसको तिरछे अक्षरों में प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से तिरछे अक्षरों में प्रिंट करोगे, क्योंकि उसकी इटैलिक ओरिजिन को, उसकी लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर याद रखिए कौन सा ओरिजिन दर्शाने के लिए, लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए उसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, तिरछा थोड़ा प्रिंट किया जाता है उसके लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए। तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हुए। ये रूल है, डायरेक्ट याद करना पड़ते हैं, उसी के हिसाब से आपको नाम पहचानने को आएगा एग्जाम में, तो वो आप पहचान लेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीनस का लेटर होता है कैपिटल। जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी वर्ड स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं। बहुत से बच्चे स्पीसीज में भी कैपिटल कर देते हैं, लेकिन स्पीसीज का लेटर स्मॉल रहता है, जीनस का लेटर कैपिटल रहता है। वही एनसीईआरटी का पॉइंट है कि जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर वाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। ये रूल्स रटने ही पड़ते हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं है। अब जीनस कैपिटल लेटर से लिखा जाता है तो लिखा ही जाता है, और जो स्पीसीज होती है उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, तो उसमें भी उसको स्मॉल से ही लिखना पड़ेगा, उसको और कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, उसमें समझाने के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे कि आपका नाम कुछ भी होगा, उसका एक एब्रीविएटेड फॉर्म होगा। जैसे इनका नाम था कैरोलस लीनियस, कैरोलस मान लो कितना बड़ा नाम था, लीनियस, कैरोलस लीनियस इतना बड़ा नाम था, उनका एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है, उसने केवल लेन उठा लिया, लीनियस का इतना बड़े नाम का बाकी का पोर्शन छोड़ दिया, लेन उठा लिया, उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। जो भी डिस्कवरर होता है, साइंटिस्ट होता है, उसका बायोलॉजिकल नेम के पीछे नाम आ जाता है। ठीक है, इन्होंने आम की डिस्कवरी की थी या आम के नेम दिया था इन्होंने, तो उसका मेंजीफेरा लिखा हमने, फिर इंडिका लिखा छोटे अक्षरों में, और फिर लास्ट में लेन लगा दिया। तो ये इसका एग्जाम्पल था, मेंजीफेरा, इंडिका, लेन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर अगेन एक प्यारा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। अच्छा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। अच्छा, टैक्सोनॉमी क्या होती है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिफरेंट टैक्सा में अपन क्लासिफाई करते हैं। अब टैक्सा एक अजीब चीज आ गई भाई, ये क्या है टैक्सा, तो आगे पढ़ते हैं, मैं टैक्सा आगे समझाऊंगा आपको। पूरा लिखा हुआ है कहाँ पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको क्या टैक्सा होता है और क्या कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पे मैं बता दूंगा। आगे पढ़ते हैं अभी, बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अच्छा, क्या बेसिस है, क्या आधार है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज आज के जमाने में जो हम कर रहे हैं, उसका आधार क्या है। तो कुछ एनसीईआरटी ने पॉइंट लिखे हुए हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर बेसिक टैक्सोनॉमिक स्टडीज की जा रही है।
और स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को देखकर बेसिक टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की जा रही है, डेवलपमेंट प्रोसेस को भी देखा जा रहा है और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी जुटाई जा रही है बेसिक मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ बात नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ क्या क्या है और आपको ऑप्शंस में कुछ एग्जाम्पल दिए गए, ऑप्शंस दिए गए आपको, तो उनमें आपको छांटना पड़ेगा एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये चार आपको रटे होना चाहिए, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन और बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है यार, पुराने जमाने में कोई साइंटिस्ट तो था नहीं, सभी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड थे। भैया ये जैसे काऊ है, काऊ हमारे काम की है, उसके हिसाब से इसको अपन ने क्लासीफाई किया, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। डॉग पालतू था, कुछ हेल्प कर देता था, जैसे कि आपने देखा होगा डॉग तो अभी भी हम जैसे हैजडे आपने एक देखा होगा, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, एक हैजडे कम्युनिटी रहती है, ट्राइब है ये, एक असल में क्या है, ये एक ट्राइब है, अफ्रीका का ट्राइब है। तो ये लोग अपने साथ डॉग्स को रखते हैं, मतलब बिल्कुल जो हमारे पूर्वज जैसी लाइफ जीते थे ना, उसी तरह की ये लाइफ जी रहे हैं अभी भी। और ये शिकार करते हैं, डेली शिकार पे जाते हैं। आज से मान लो ये 20 से 30 हज़ार साल पहले की लाइफ जी रहे हैं। मान लो 10,000 से लेकर 20,000, क्योंकि 10,000 पहले क्या हुआ था, खेती स्टार्ट हुई, शायद ये लोग खेती करते भी नहीं है। तो 10,000 से 20,000 साल पहले की लाइफ ये जी रहे हैं, जहाँ पर ये रोज़ शिकार करने के लिए जाते हैं, रोज़ अपना भोजन जुटाते हैं और आकर मतलब साथ में रहते हैं ट्राइब्स वगैरह, और ये कुत्ते पाले हुए हैं। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे काम का है या नहीं है, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया था पहले जमाने में। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी में पॉइंट है सिस्टमेटिक्स क्या होता है। तो सिस्टमेटिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें टेक्सोनॉमी तो आता ही है, साथ साथ इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी आते हैं। टेक्सोनॉमी में जो आता है ना, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये सभी कंसीडर किए जाते हैं सिस्टमेटिक के अंतर्गत। उनके साथ साथ एक फीचर्स और जोड़ जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। ठीक है, इतना समझ में आया। और एक एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लीनियस एंड सिस्टम, अच्छा लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ इट पब्लिकेशन। तो ये रटने वाली बात है कि लीनियस ने जो अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा था, उसको सिस्टेमा नेचुरी नाम दिया था उसने। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है, सब टॉपिक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कैटेगरीज जैसे कि एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, मैमल्स, वीट, राइस, ये एनसीईआरटी में सारी इन सबको क्या बोला गया, कैटेगरीज है। तो एनिमल्स एक कैटेगरी है, आपने बोला प्लांट, तो प्लांट एक कैटेगरी हो गई, आपने बोला डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, ये सभी एक कैटेगरीज हैं। तो आगे एनसीईआरटी ने इसमें क्या बोला है, पहले आप पूरा पढ़ लेंगे, हम फिर इनको बारी बारी समझाऊंगा, पहले पूरा पढ़ लीजिए। साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज टेक्सा। ठीक है, साइंटिफिक टर्म में जो साइंटिस्ट यूज करते हैं इन कैटेगरीज को, जैसे डॉग, कैट्स, मैमल, तो इनको ये टेक्सा बोलते हैं। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। ठीक है, अब टेक्सोनॉमी क्या होता है, हायरार्की ऑफ स्टेप है, ये क्या कहलाती है, हायरार्की कहलाती है। इसमें ईच स्टेप, एक ये स्टेप हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ईच स्टेप क्या कर रहा है, कहाँ पर थे हम, ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। तो एक ईच स्टेप जो है ये रैंक और कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैटेगरी हुई, ये कैटेगरी हुई, फैमिली एक कैटेगरी हुई, ऑर्डर एक कैटेगरी हुई, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये एक कैटेगरीज हैं। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल दिया गया। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ये ओवरऑल क्या है, सारी कैटेगरी से मिलकर टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई है। ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट a rank and is commonly termed as taxon। ठीक है, each taxon represent a unit of classification और species is lower category। ठीक है, ये दो पॉइंट्स और पढ़ लो कि each taxon represent a unit of classification। जो each taxon है, अब इसमें सर ये क्या है और ये क्या है, इसमें कौन सी कैटेगरी है, कौन सा taxon मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा। तो each taxon में से each taxon होगा रिप्रेजेंट करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। चाहे आप इस वाले taxon की बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, ये क्या बता रहा है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहा है। क्यों, क्योंकि आपने एक taxon बोला, जैसे कि प्राइमेटा, आपने प्राइमेटा बोला, आपने एक यूनिट बता दी क्लासिफिकेशन की, ये प्राइमेट की बात हो रही है, तो आपका दिमाग किस में जाएगा फिर, ये प्राइमेट में जाएगा, आपका ह्यूमंस पर जाएगा, गिबन्स पर जाएगा, आपका डॉग पर नहीं जा सकता है, डॉग प्राइमेट से नहीं होते हैं, नॉन प्राइमेट से। ठीक है, मंकीज प्राइमेट्स में आते हैं। तो आपने एक क्लासिफिकेशन की हमें यूनिट दे दी कि अपन को इन पर बात करना है, क्योंकि ये प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। नॉन प्राइमेट्स अलग होते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, काऊ, ये नॉन प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल चलती है। नॉन प्राइमेट्स का मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या बोला जाता है उनको। ठीक है,
ओके, और स्पीसीज इज लोअर कैटेगरी, बिल्कुल स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी है, दिस वन इज स्पीसीज। अब इसमें इन दोनों में सर किसको कैटेगरीज बोलेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो गया, किसको क्या बोलेंगे वो समझ लो। तो सबसे पहला ये जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज है, और जो राइट साइड में दिया हुआ है ये क्या है, ये टैक्सा है। टैक्सा ये प्लूरल बोला जाता है, इसको टैक्सॉन भी बोला जाता है, ठीक है। देख लो सर, सिंगुलर होता है इसका टैक्सॉन, प्लूरल इसका होता है टैक्सा। तो ये जो राइट साइड में दिए हुए हैं ये टैक्सा है, जो लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं ये कैटेगरीज हैं। तो ये आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि क्या टैक्सा होती हैं और क्या कैटेगरीज होती हैं। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, जो अपना ये कैटेगरीज हो गई और ये क्या हो गया अपना टैक्सा हो गया। तो आपने बोला कि किंगडम एक कैटेगरीज है जिसके अंदर एनिमेलिया भी आते हैं, प्लांटी भी आता है, आपका फंजाई भी किंगडम आता है, और कौन सा है अपना प्रोटिस्टा भी आता है, और अपना मोनेरा भी आता है। तो ये किंगडम किस में आती है सर, ये किंगडम्स के अंतर्गत, किंगडम एक कैटेगरीज है, उसके अंतर्गत इतने सारे अपने किंगडम्स आते हैं। जैसे एक फाइलम कैटेगरीज है, इसमें बहुत सारे फाइलम्स आएंगे। कॉर्डेटा एक फाइलम है, जो नाम से पहचाना जाए वो होता है टैक्सा, और ये कैटेगरीज से लगे कि हाँ भैया एक फाइलम एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट फाइलम आ सकते हैं। जैसे क्लास एक कैटेगरी है, इस क्लास में डिफरेंट क्लास आ सकती है, मेमेली एक क्लास है, इंसेक्ट एक क्लास है, उसी प्रकार से बहुत सारी क्लास हो सकती हैं, ठीक है। ये एक ऑर्डर एक कैटेगरी है, इसमें डिफरेंट प्रकार के ऑर्डर आ सकते हैं। जैसे पोएसी का ऑर्डर है जो प्लांट्स में देखा जाता है, ये प्राइमेट्स हो गया, ठीक है। ऑर्डर एक कार्निवोरा होता है, वो भी होता है, ठीक है। और अपन देख सकते हैं फैमिली होमिनिडी, ठीक। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं, और इसको खींचते नहीं है, इसको आगे समझेंगे, अभी काफ़ी पढ़ा हुआ है पढ़ने को। तो आपको ये समझ में आ गया कैटेगरीज क्या होती हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या होता है, टैक्सा होता है। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर पहला जो है अपना टॉपिक वो स्पीसीज का है। स्पीसीज को समझते हैं, एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। अच्छा, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, और ये कुत्तों का एक झुंड है जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटी है, सारे कुत्ते ही हैं। तो ये क्या है, ये एक स्पीसीज है, ये एक एरिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी स्पीसीज को। ये मान लिया इंडिया के कुत्ते हैं, ये अफ्रीका में भी हो सकते हैं कुत्ते, और अमेरिका में भी हो सकते हैं। तो सब जगह क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो अपनी स्पीसीज रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ का कुत्ता अलग हो सकता है, लेकिन उसके जो फंडामेंटल सिमिलरिटी फीचर्स होंगे वो सिमिलर होंगे। फंडामेंटल उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी, तो ग्रुप में रह रहे होंगे और आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। सेम स्पीसीज के बंदे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अलग अलग स्पीसीज के बंदे होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ऑब्वियस सी बात है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मान लो कि एक हो गई कैट, एक हो गई डॉग, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है। आप इनको डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कैट को देखकर तो आप बता दो कि ये बिल्ली है, और डॉग के देखकर बता दो ये कुत्ता है। डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखकर आप इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। स्पीसीज छोटी होती है, जीनस उसके ऊपर आता है हायरार्की में। देखिए आपने जीनस स्पीसीज, तो एक जीनस के अंदर कई स्पीसीज हो सकती हैं, इसको आगे समझेंगे एग्जाम्पल से। ईच जीनस में है मोर देन वन स्पीसीज रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज स्पीसीज में पाई जाती हैं, वो सारी स्पीसीज का ग्रुप बनके एक जीनस बनाता है। एग्जाम्पल देखिए दिया उन्होंने क्या, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, ये एक साइंटिफिक नेम है, जिसमें ये क्या है सर, ये जीनस है, ये क्या है सर, ये एक स्पीसीज है। लास्ट वाला नेम स्पीसीज बताता था। उसी प्रकार से सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम जीनस हो गया, ट्यूबरोसम स्पीसीज हो गई, ये आलू का नाम है, याद रखिएगा इसको। पैंथेरा की बात कर रहे हैं तो ये पैंथेरा लियो एक लायन का नाम है साइंटिफिक नेम, जिसमें पैंथेरा एक जीनस हो गया, लियो उसकी स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, ठीक है। ह्यूमंस का नाम देखा जाए तो ह्यूमंस का नाम होता है होमो सैपियंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, जिसमें होमो क्या है सर, ये जीनस है, और सैपियंस क्या है, ये एक स्पीसीज है। अब आपने एक लाइन बोली थी कि जो एक जीनस होता है उसके पास मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, तो जीनस हमने पैंथेरा उठाया। अब इसमें किसने स्पेसिफिक एपिथेट है, एक स्पेसिफिक एपिथेट ये रहा, एक स्पेसिफिक एपिथेट ये रहा, और एक स्पेसिफिक एपिथेट ये रहा। तो इसमें 3 स्पेसिफिक एपिथेट है, यानी कि 3 स्पीसीज है एक जीनस के अंदर। एक लाइन की स्पीसीज हो गई, एक पार्डस जो है लेपर्ड की स्पीसीज हो गई, एक टाइग्रेस जो है टाइगर की स्पीसीज हो गई। इनको अच्छे से याद रखिएगा, किसमें क्या आ रहा है, लियो में लाइन आ रहा है, पार्डस लेपर्ड के लिए है, और टाइग्रेस टाइगर के लिए है। उसी प्रकार से हमने दूसरा जीनस उठाया सोलेनम। अब सोलेनम में कितनी स्पीसीज कंसीडर कर रहा है वो, 3 स्पीसीज, और भी हो सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 3 स्पीसीज दी हुई है, तो मैं आपको 3 ही पढ़ा रहा हूँ। जैसे ट्यूबरोसम किसकी स्पीसीज है, आलू की, मेलेनोजोना किसकी है, ब्रिंजल की, और नाइग्राम किसकी है, मकोई की। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक जीनस के अंदर एक से अधिक स्पीसीज आ सकती है। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। आई होप कि स्पीसीज का कंसेप्ट मोटा मोटा आपको समझ में आया गया होगा।
नेक्स्ट पेज पर जो टॉपिक दिया हुआ है वो है जीनस का। जीनस समझते हैं। जीनस एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जीनस कंप्राइज करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये पीछे बता चुका हूं आपको, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनर। ऑब्वियस सी बात है, सेम जीनस की जो स्पीसीज होंगी उनमें ज्यादा कैरेक्टर कॉमन मिलेंगी जो अदर जीनस की स्पीसीज होंगी उनमें। बिल्कुल इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसका एग्जांपल भी दे चुका हूँ। एक जीनस के अंदर कई स्पीसीज हो सकती हैं, जो दूसरा जीनस होगा उसकी जो स्पीसीज होंगी वो आपस में ज्यादा सिमिलरिटी शो करेंगी बनिस्बत किसी और जीनस की स्पीसीज के। ठीक है, चलो आप मूव करते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर नेक्स्ट जो हेडिंग है फैमिली है। फैमिली को किस तरह से एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो ये क्या होता है, रिलेटेड जेनेरा जो होते हैं उनका ग्रुप्स होता है जो एक फैमिलीज को बनाता है या उस फैमिलीज के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक फैमिली है सोलेनेसी, उसमें जो ग्रुप होगा वो रिलेटेड जेनेरा का होगा। सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा जो आपस में रिलेटेड जेनेरा है जिनने मिलकर एक फैमिली बनाई है सोलेनेसी। अब इसमें जो सिमिलरिटीज होगी वो कम होगी और जीनस और स्पीसीज की तुलना में। इसको मैं ओवरऑल समझा देता हूँ आपको। जैसे कि आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी हुई है कि सबसे ऊपर किंगडम रहता है, फिर रहता है फाइलम, फिर रहती है क्लास, फिर रहता है किंग, एक मिनट, इसको किंग प्ले चेज ऑन द फील्ड ऑफ ग्रीन स्पाइसेस। ठीक है, अब क्या होता है, इसको किंगडम लिख लो, इसको फाइलम लिख लो। अब असल में होता क्या है कि जैसे जैसे आप जो है नीचे की तरफ आते हैं ना टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, जब नीचे देखेंगे स्पीसीज लेवल पर तो आपको मोर सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको? ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। और आप जब आप स्पीसीज से टॉप हायरार्की पर जाएंगे किंगडम की तरफ, तो किंगडम की तरफ जैसे जैसे आप जाते जाएंगे एक एक स्टेप में आपको सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी। बहुत लेस सिमिलरिटीज किंगडम लेवल पर आपको देखने को मिलेगी ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है, ये आपको रटना है कि जैसे जैसे आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ऊपर की तरफ जाते हैं सिमिलरिटी डिक्रीज हो जाती हैं, तो जैसे जैसे आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की में नीचे की तरफ जाते हैं मतलब स्पीसीज के पास रहते हैं तो आपको सिमिलरिटीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये इसको याद करने का तरीका था, वही एनसीईआरटी ने हमको समझाना चाहा है इस पॉइंट में। असल में हो क्या रहा है, आप पीछे आ जाएं तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि जो जीनस होगा उसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होगा। अच्छा, जो फैमिली होगी वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस होगी, जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज होगा, जो क्लास होगी वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर होगी, और जो फाइलम होगा उसके अंदर बहुत सारी रिलेटेड क्लास आ रही होंगी, और जो किंगडम होगा उसके अंदर बहुत सारे रिलेटेड फाइलम आ रहे होंगे। तो सबसे टॉप पर रहेगा किंगडम, उसके अंदर बहुत सारे फाइलम आएंगे, फिर होगा फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आएंगी, फैमिलीज के अंदर बहुत सारे जीनस आएंगे, और जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आएंगी। ये इसका पैटर्न चलता है इस तरह से कि भाई साहब एज वी मूव फ्रॉम, यहाँ पे लिखा नहीं है अभी, वो आगे आएगा पॉइंट, लेकिन ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज की तुलना में फैमिलीज में लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, ऑर्डर में और कम पाई जाएंगी, उसके ऊपर क्लास और फाइलम और उसके बाद किंगडम में लगातार सिमिलरिटीज कम होती चली जाएंगी। एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा है, फैमिली सोलेनेसी जिसके अंदर 3 जीनस आते हैं, इनको आप रट लेंगे, सोलेना, पिटूनिया, धतूरा। और एक फैमिली होती है फेलिडी, इसमें 2 जीनस आते हैं, एक पैंथेरा जीनस आता है जो कि किसका था, जो कि लायन का था, लियो, और जो कि पारडस किसका था, लियोपर्ड का, और अपना तीसरा कौन सा था, टिग्रिस किसका था, टाइगर का। तो ये स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज किसके अंतर्गत आ रही हैं, ये इस जीनस के अंतर्गत आ रही हैं, पैंथर जीनस के अंतर्गत। और फेलिडी कैट का एक फैमिली है, फेलिस, वो सॉरी जेनरस जीनस, कैट की जो जीनस है वो है फेलिस, और वो किसकी फैमिली के अंतर्गत आ रही है, फेलिडी फैमिली के अंतर्गत आ रही है। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि काफ़ी बार सुना भी होगा कि जो लाइन वगैरह होती हैं वो क्लोजली रिलेटेड किसकी है, कैट की। क्यों? क्योंकि ये सेम फैमिली के बंदे हैं, इनकी फैमिली क्या है, सेम है, इसलिए ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आया है वो ऑर्डर का है। एनसीईआरटी ने ऑर्डर के बारे में क्या लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं कि कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज, जो नीचे की 3 स्पीसीज थी, आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, ये सिमिलर कैरेक्टर पे बेस्ड है, नीचे की 3 थी, लेकिन जनरली ऑर्डर एंड हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती है ना, आर आइडेंटिफाई एज ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा किंग, प्ले, चेस ऑन द फील्ड ऑफ, तो ऊपर की ये 4 हुई, ये अलग है। फिर इसके बाद आती है फैमिली, जीनस, स्पीसीज, नीचे की ये 3 है, ये अलग है। तो उसने क्या बोला है, इसमें बोला है कि ये सिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। कौन सी? ये नीचे की जो 3 है ये सिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, ऊपर की जो 4 वाली है हायर कैटेगरीज कहलाती हैं। ये चारों किस पे बेस्ड हैं, ये है एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें अपन सिमिलर कैरेक्टर नहीं देख सकते, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को एग्रीगेट्स करके देखना पड़ेगा। तो ये एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर पे बेस्ड होती है, ये एनसीईआरटी ने हमको समझाना चाहा है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑब्वियसली बात है फैमिली के ऊपर जितनी भी कैटेगरीज होती है वो हायर कैटेगरीज में गिनी जाती हैं। असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, बिल्कुल इसमें बहुत सारी फैमिलीज आ सकती हैं। ठीक है,
विच एक्सिबिट्स अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, बिल्कुल उसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग द फैमिली। यार वही बात बार बार दोहरा रहा है वो, कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज करते जाएंगे, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट्स को आप दिमाग में रखेंगे। मैं इसको इरेज कर दूं। अब ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे कि एक पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, ये प्लांट्स का ऑर्डर है, इसमें दो फैमिलीज आती हैं, एक तो कॉनवॉल्वुलेसी और सोलेनेसी, दो फैमिलीज इसके अंतर्गत आती है। इसको आपको डायरेक्ट रटना है। रटने की ट्रिक मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, PCS। PCS का एग्जाम होता है, आपने देखा होगा, UP PCS, MP PCS। तो PCS में P4 क्या है सर, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। C4 क्या है सर, कॉनवॉल्व्युलेसी, CAEE, क्या होता है, CEAE, सॉरी CEAE कॉनवॉल्वुलेसी, और S4 क्या है, सोलेनेसी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, CEAE, ठीक है, ओके। तो ये याद करने की मैंने इसको ट्रिक बता दिया आपको। नेक्स्ट ऑर्डर जो दिया हुआ है वो कार्निवोरा का दिया हुआ है, और कार्निवोरा ऑर्डर में क्या आता है, फेलिडी भी आती है, कैट की फैमिली, और कैट और लायन टाइगर सबकी फैमिली होती है फेलिडी, और डॉग यहाँ पर आ गया जिसकी फैमिली होती है कैनेडी। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कर जाना, कैनेडी को कैट की मत लगा देना, C फॉर यहाँ पर नहीं जाना है, मैचिंग से नहीं चलना है, C फॉर कैट, C फॉर कैनेडी, मैचिंग से नहीं चलना है। कैनेडी किसकी होगी, डॉग की। इसको याद करेंगे सर, FCCD, इस तरह से इसको याद करेंगे। बार बार रटना ही पड़ेगा यार उसको, और कोई ऑप्शन नहीं है याद करने का। तो कोई ट्रिक बनाना हो तो बना लो, लेकिन सीधे सीधे कैट की जो फैमिली होती है फेलिडी, और ये कैट की हो, डॉग की फैमिली होती है कैनेडी। अच्छा, याद करने का एक ट्रिक और हो सकती है, आपने फेलिडी किसकी फैमिली थी, लियोपर्ड वगैरह की भी थी। लियोपर्ड किसकी क्लोज रिलेटेड है, कैट के। डॉग के उतना रिलेटेड नहीं है। डॉग का रिलेशन कहाँ पर निकल कर आया, ऑर्डर के लेवल पर। कैट का रिलेशन कहाँ पर निकल कर आया, फैमिली के लेवल पर। तो उस हिसाब से याद कर सकते हैं कि कार्निवोरा एक ऑर्डर होता है, उसके अंदर फेलिडी मतलब कैट की फैमिली भी आती है, और कैनेडी मतलब डॉग की फैमिली भी आती है, CD कैनेडी डॉग। आई होप कि यहाँ से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अभी अपन मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखी हुई क्लास। क्लास क्या होती है, सीधा सीधा बताया, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे रिलेटेड। जितना ऊपर चलते जाओगे उसके नीचे वाला का एग्रीगेट्स होकर ऊपर वाली जो भी कैटेगरी है वो बनती जाएगी। जैसे कि क्लास है वो किसके एग्रीगेशन से बन रही है, वो ऑर्डर्स के। मेमेलिया क्लासेस में कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर बहुत से आ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है इसमें एक प्राइमेटा ऑर्डर आता है और कार्निवोरा ऑर्डर आता है। प्राइमेटा में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मंकीज प्राइमेट से, गोरिल्ला भी एक प्राइमेट है, गिबन भी एक प्राइमेट और ह्यूमन भी एक प्राइमेट है। कार्निवोरा में कौन कौन आता है, टाइगर। इसकी टाइगर की बात की जाए उसका जीनस क्या था सर, जीनस इसका था पैंथेरा, ये इसका जीनस हो गया। अच्छा, फिर इसकी बात किया फैमिली क्या थी इसकी, ऑब्वियस बात है इसकी फैमिली फेलिडी थी, DAE फेलिडी, और इसकी जीनस फैमिली, बस ठीक है, जीनस फैमिली। ऑर्डर रहा अपना ये प्राइमेटा, और क्लास हो गई मेमेलिया। और कैट की बात की जाए, कैट की फैमिली कौन सी थी, फेलिडी, और उसकी ऑर्डर क्या है कार्निवोरा, और उसकी क्लास हो गई मेमेलिया। उसी प्रकार से डॉग, इसकी फैमिली कौन सी थी, कैनेडी, ठीक है, ये फेलिडी, ये कैनेडी, ये फेलिडी, ये कैनेडी। ऑर्डर क्या हो गया सर, कार्निवोरा, क्लास क्या हो गई मेमेलिया। तो अल्टीमेटली सभी किसके अंतर्गत आ गए, मेमेलिया के, प्राइमेटा और कार्निवोरा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत बेसिक था। मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज पर। नेक्स्ट कैटेगरी है फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए होता है। इंक्लूड्स डिफरेंट क्लासेस, ये डिफरेंट क्लासेस को इंक्लूड्स करता है। अच्छा, फाइलम की बात की जाए तो जैसे कि कॉर्डेटा हमारा फाइलम है, आपने फाइलम कॉर्डेटा पढ़ा होगा। उसमें क्लास कितनी आती है, मेमेलिया भी आती है, एविस भी आती है, रेप्टाइलिया भी आती है, एम्फीबियाज भी आती है, और पिसिस भी आती है। ये मछलियों की हो गई, ये मेढक वगैरह की हो गई एम्फीबियंस, रेप्टाइलिया स्नैक छिपकली वगैरह हो गए, एविस मतलब पक्षी वगैरह हो गए हमने, और मेमेलियाज में ये 4 पैरों वाले हो गए, ठीक है, ओके। तो इसमें एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम और इंक्लूडेड फाइलम कॉर्डेटा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है सभी कौन से कॉमन फीचर्स के बेस पर फाइलम कॉर्डेटा में रखे गए हैं, कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सभी क्लासेस में, और इन सभी क्लासेस में डोर्सल साइड पर नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब नॉन कॉर्डेट्स को देखोगे तो उनका नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है सर, वेंटर, जे बॉडी हो गई तो बॉडी के वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। हमारा कहाँ पाया जाएगा, हमारा डोर्सल साइड पे पाया जाएगा। हमारे में हार्ट कहाँ होता है सर, हमारे में हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है। उनका हार्ट कहाँ होता है, उनका डोर्सल साइड पे होता है। तो मतलब जैसा हम होता है नॉन कॉर्डेट्स में जस्ट अपोजिट पाया जाता है उसका, ठीक है। यहाँ तक इतना सब समझ में आया होगा। जो डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है और फाइलम एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। अभी हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर किंगडम लिखी है नेक्स्ट कैटेगरी।
किंगडम। अच्छा, यहाँ पर टेक्सोनोमिक हायरार्की भी दी हुई है। सबसे नीचे स्पीसीज होता है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन प्लांट्स की हो गया, और किंगडम। एनसीईआरटी की लाइन है कि ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। डिफरेंट फाइलम इसके अंतर्गत आ सकते हैं, जो कि किसको असाइन करेंगे, एनिमेलिया को। किंगडम एनिमल सॉरी किसमें, अच्छा एनिमल्स के लिए सॉरी एनिमल्स जो होंगे वो किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आएंगे। जितने भी डिफरेंट फाइलम्स क्रिएट हुए हैं एनिमल्स के, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, किंगडम एनिमलिया के। और प्लांट्स के जितने भी डिवीजन क्रिएट हुए हैं वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, किंगडम प्लांटी के। तो द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन्स। ठीक है, वेरियस डिवीजन्स के जितने भी प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आएंगे, और वेरियस फाइला के जितने भी एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आएंगे। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी ने बहुत प्यारा सा एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, ये रहा स्पीसीज, ये रहा किंगडम। अब स्पीसीज से किंगडम की तरफ आप जाओगे तो क्या एनसीईआरटी ने बोला है कि द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। बिल्कुल, मैंने बात सिमिलर कैरेक्टर या कॉमन कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं ऊपर जाने पर, और लोअर द टेक्सचर, जितना ज़्यादा टेक्सचर लोअर होगा, ये टेक्सॉन था, जितना ज़्यादा टेक्सचर लेयर होगा या कैटेगरी जितनी ज़्यादा लोअर होगी, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर। बिल्कुल, उतने ही ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे जितना ज़्यादा लोअर टेक्सा लोअर कैटेगरीज होगी। ठीक है, क्योंकि टेक्सा साइंटिफिक नेम है किसका, कैटेगरीज का। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप। जितनी ज़्यादा हायर कैटेगरी होगी, देख लो यहाँ पर उसने टेक्सा बोला है, यहाँ पर उसने कैटेगरी बोल दिया है। ठीक है, तो कैटेगरी और टेक्सा में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। बिल्कुल, सेम लेवल पर जो भी टेक्सा होगा उस पर रिलेशन मान लिया कि ये कैटेगरीज है, इसमें बहुत सारे टेक्सा होंगे, मतलब बहुत सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, कोई क्लास मान लिया एनिमेलिया थी, मान लिया कोई एम्फीबिया थी, या कोई पिसीज थी। ठीक है, तो इनमें रिलेशन निकालने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इनमें लेस सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाएंगे ऊपर जाते समय। आई होप समझ में आया होगा। एक कैटेगरीज में बहुत सारे टेक्सा हो सकते हैं, क्योंकि ये कैटेगरीज हैं। एक जैसे किंगडम मान लिया कि ये कैटेगरीज है, इसमें कितने टेक्सा हो सकते हैं, इसमें 5 टेक्सा हमने पढ़े हैं। किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है, किंगडम प्लांटी पढ़ा है, किंगडम फंजाई पढ़ा है, किंगडम और अपना प्रोटिस्टा पढ़ा है, किंगडम मोनेरा पढ़ा है। ये सब क्या है, 1 टेक्सा, 2 टेक्सा, 3 टेक्सा, 4 टेक्सा, 5 टेक्सा, 5 टेक्सा है एक कैटेगरी के अंतर्गत। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उतने ज़्यादा टेक्सा बढ़ते जाएंगे पर कैटेगरीज। ठीक है, समझ में आया ना, इतना क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द टेक्स्ट एट द सेम लेवल, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ना जितने ज़्यादा नीचे आते जाओगे क्लासिफिकेशन की प्रोसेस उतना ईजी होती जाएगी, और जितना ज़्यादा ऊपर क्लासिफिकेशन करना चाहोगे उतना ही कठिन होता जाएगा। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, ये बेहतरीन एक इंटरेस्टिंग टेबल दी हुई है। इसमें अपन को करना क्या है कि मैंने ऊपर इनके स्लिप चिपकाई हुई है, तो मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, और आपसे मैं पूछूंगा क्या इसका, जैसे कि अपना ये मैन लिखा हुआ है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा। फिर मैं यहाँ से स्लिप हटा दूंगा, आपका आंसर सही होगा या नहीं आप मैच कर लेंगे। ठीक है, गेम को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जैसे हमारा दिया हुआ है मैन, तो मैन में असल में क्या होता है कि बायोलॉजिकल नेम बताना है, जीनस बताना है, फैमिली बताना है, ऑर्डर बताना है, क्लास बताना है, और इसका फाइलम और प्लांट्स होगा तो उसका डिवीजन बताना है। सो फर्स्ट हमारा मैन है। मैन में अपन इसका बायोलॉजिकल नेम बताएंगे। सबको पता है मैन जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, उनका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, आपने सोच लिया होगा। मैं स्लिप हटाने जा रहा हूँ। मैं पहले बता देता हूँ कि मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होमो सैपियंस होता है। तो ये रहा होमो सैपियंस। इसका जीनस क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बायोलॉजिकल आप सोच लेंगे पहले। मैंने कहा कि जीनस, तो आप जीनस आप सोच लेंगे। मैं बताने जा रहा हूँ कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है, जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसका जीनस होगा होमो। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप फैमिली सोच लेंगे। मैं स्लेव हटाने जा रहा हूँ। तो जो ह्यूमन की जो फैमिली होती है या मैन जो होते हैं उनकी जो फैमिली होती है वो होती है होमिनिडी। तो मैं स्लेव हटा रहा हूँ, 1 2 3, ये होमिनिडी फैमिली निकल कर आई। आप ऑर्डर सोच लेंगे। मैं स्लेव हटाने जा रहा हूँ। मेंस का ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3, ऑर्डर इसका होता है प्राइमेटा। तो ये रहा इसका ऑर्डर प्राइमेटा। क्लास क्या होती है मेंस की, तो आप सोच लेंगे। मैं इसकी स्लिप हटाने जा रहा हूँ। क्लास किस क्लास के अंतर्गत आता है, ये मैमेलिया। तो ये क्लास उसकी मैमेलिया हो गई। फाइलम क्या होता है, ऑब्वियसली बात है फाइलम आप सोच लेंगे। मैं स्लिप हटा रहा हूँ, ये कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है, ये कॉर्डेटा फाइलम। ठीक है, आई होप कि ये ज्ञान समझ में आ गया होगा आपको। मैन का इजी था, लेकिन हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब स्लिप मैं धीरे धीरे 1 1 करके हटाऊंगा। आपको स्लिप हटाने से पहले अपना आंसर दे देना है, मतलब मन में सोच लेना है, फिर देखेंगे सही होता है या नहीं। ठीक है, जो हाउस फ्लाई होती है इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो मस्का डोमेस्टिका होता है। स्लिप हटाने जा रहा हूँ, मस्का डोमेस्टिका। इसका जो जीनस होगा वो मस्का होगा। बिल्कुल। अब आप फैमिली सोच लेंगे हाउस फ्लाई की क्या होगी। मेरे हिसाब से इसकी जो फैमिली होगी वो म्यूसिडी होगी। बिल्कुल। अब आप ऑर्डर सोच लेंगे हाउस फ्लाई का क्या होता है ऑर्डर। मैं स्लिप हटाने जा रहा हूँ, इसका ऑर्डर डिप्टेरा होता है।
बिल्कुल डिप्टेरा। अच्छा, इसकी क्लास क्या होती है आप ऑलरेडी सोच लेंगे, मैं स्लिप हटाने जा रहा हूँ। इसकी क्लास क्या होती है, इंसेक्टा होनी चाहिए इसकी क्लास, इंसेक्टा। इसका फाइलम क्या होता है, हाउस फ्लाई का फाइलम। ये कीड़ा मकोड़ा है, तो कीड़ा मकोड़ा किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, तो ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं मैंगो पर। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम आप सोच लेंगे, मैं स्लिप हटाने जा रहा हूँ। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जीनस क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा। ठीक है, फैमिली क्या हो जाती है मैंगो की, सर इसका थोड़ा डिफरेंट नाम होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं स्लिप हटाने जा रहा हूँ, फैमिली क्या होगी, एनाकार्डियेसी। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है सर, ऑर्डर इसका कौन सा होता है, मैंगो का जो ऑर्डर होगा वो सेपेंडेल्स होता है। ओके, अब आया था इसकी क्लास, मैं स्लिप हटाने जा रहा हूँ, आप ऑलरेडी पहले से सोच लेंगे क्या होगी क्लास, मोनोकॉट या डाइकॉट, कौन सी क्लास होगी, ये मोनोकॉट में ही आता है, डाइकॉट में आता है, ये डाइकॉटिलिडी क्लास को होगा। इस प्रकार से जो फाइलम तो इसमें आएगा नहीं, ये डिविजन्स किसकी डिवीजन को बिलोंग करता है। दो डिविजन्स हमें पढ़ने हैं, एक तो कौन सा, एंजियोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्म डिविजन्स में आता है, और अपना कौन सा था, दो डिविजन नहीं काफ़ी डिविजन है, एल्गी है और ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो, 5 डिविजन्स यहाँ पर भी हैं। तो कौन से डिविजन्स में आएगा, मेरे हिसाब से ये आएगा एंजियोस्पर्म में, तो बिल्कुल ये एंजियोस्पर्मी डिविजन्स का है। उसी प्रकार से वीट को देख लेते हैं। वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्राइटिकम एस्टाइवम। तो ओके, ट्राइटिकम एस्टाइवम। इसका जीनस क्या हो जाएगा, मैं स्लिप हटाने जा रहा हूँ, आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका जीनस होगा ट्राइटिकम। इसकी जो फैमिली होगी पोएसी होती है, और इसका जो जीनस ऑर्डर होता है वो पोएल्स होता है। इसका जो क्लास होती है वो क्या हो जाएगी, मोनोकॉट या डाइकॉट थी, डाइकॉट्स के अंतर्गत आता है वीट। और इसका जो डिविजन्स हो जाएगा, अब जी एंजियोस्पर्म में आएगा, जिम्नोस्पर्म में, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर जो भी हम पढ़ते हैं वो एंजियोस्पर्म में ही पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं साइकस पाइनस वगैरह, तो वो यहाँ है नहीं, तो ये एंजियोस्पर्म में आ जाएगा। आई होप ये टेबल्स वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी। आगे से जैसे भी एनसीईआरटी की टेबल्स होंगी उसमें मैं स्लिप लगा कर लेकर आऊँगा, बारी बारी से मैं स्लिप हटाऊँगा, आपको उसका आंसर पहले ही सोच लेना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो कठिन है, ऑर्डर्स कठिन होते हैं, जैसे डिप्टेरा, सेपेंडेल्स, और जो फैमिली जो मैंगो की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाकार्डियेसी। बाकी तो सब इजी है। ठीक है, चलो थैंक यू। ये लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं इस 1 घंटे का इसका अलग से लेक्चर क्वेश्चंस का रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसमें 20 से 30 सालों के जो भी PYQ आए हुए हैं वो सारे मैं सॉल्व करा दूंगा बहुत अच्छे से। और उन जो क्वेश्चंस होंगे उनके अराउंड जो भी टॉपिक्स होंगे या जो भी कंसेप्ट होंगे उनको मैं समझा दूंगा वहीं पर। ठीक है, अगर वीडियो को छोटा रखते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो हो जाती है ना उसको कोई देखता नहीं है, फिर व्यूज़ नहीं आते हैं यार। व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मनी भी तो चाहिए भाई। दुनिया काम किसके लिए कर रही है यार, पैसों के लिए। और पैसा और फेम नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है फिर इतनी मेहनत करने का। ठीक है भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि वो आपसे क्या है प्यार करता है या कुछ भी बोल रहा है कि आपके लिए कुछ काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, सर ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। असल में है क्या, वो तो आपको पर्सनल लेवल पर जानता भी नहीं है वो टीचर। वो तो अपना टीवी पर बैठकर पढ़ा रहा है, अब टीवी के साइड इतने सारे बच्चे बैठे हुए, उसको पता भी नहीं है वो आप हो कौन। बस वो अपना फेम के लिए, अपने पैसों के लिए, या उसका करियर चमक जाए, समझ रहे हो। सब असल में खेल उसी का है। आई होप कि आप बातों को समझ रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं इसके क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे PYQ के वो सारे मैं सॉल्व करा दूंगा, उनके कंसेप्ट भी समझा दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं इसके क्वेश्चन वाले सेशन में।